अस्सलाम वालेकुम। हम अडेप्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे थे। अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। टी सेल्स को हमने डिस्कस कर लिया, इस वीडियो से हम बी सेल्स को कंटिन्यू करेंगे। बी सेल्स जो हैं लिम्फोसाइट्स ही होते हैं, जैसे टी सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं तो बी सेल भी लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ बी सेल्स हैं और हर बी सेल जो है एक यूनिक एंटीजन को रिकोगनाइज करता है। एंटीजन को रिकोगनाइज करने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। एंटीबॉडीज़ जाकर उस पैथोजन के साथ अटैच होंगी और उसको जाके बॉडी से निकाल देंगी, एलिमिनेट कर देंगी। अब हमने बात की कि मिलियंस ऑफ बी सेल्स हैं और हर सेल एक यूनिक एंटीजन को रिकोगनाइज कर रही है। कैसे पॉसिबल है? ये बी सेल रिसेप्टर की वजह से पॉसिबल है। सो दिस इज़ द बी सेल रिसेप्टर और इसकी शक्ल हमें एंटीबॉडी से मिलती जुलती लग रही है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एंटीबॉडीज़ के मुशाबत रखता है। हर बी सेल जो होता है वो आईजीएम एंटीबॉडी से मिलकर बना होता है। आईजीएम एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पेंटामर है और उसका हर एक मोनोमर जो है वो बी सेल रिसेप्टर का इक्विवेलेंट है। देखें, ये हमारे पास आईजीएम एंटीबॉडीज़ है, उसके बाहर जो है ये 5 मोनोमर हैं और इसका एक एक जो मोनोमर है ये हमारे एक बी सेल रिसेप्टर के इक्विवेलेंट है। हर बी सेल रिसेप्टर के अंदर 4 चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। ये हमारे पास जो साइट है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। वेरिएबल रीजन जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं और जो कांस्टेंट रीजन है वहाँ पर हमारे पास बॉडी के अपने ही सेल्स आके अटैच होते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स आके अटैच हो जाएंगे, मैक्रोफेजेस आके अटैच हो जाएंगे या हमारे पास कोई एक्सोटॉक्सिन आके अटैच हो जाएगा कांस्टेंट रीजन के पास। इसके 2 रीजन होते हैं, एफएबी रीजन होता है और एफसी रीजन होता है। एफएबी रीजन जो है वहाँ पर एंटीजन आके अटैच होता है और एफसी रीजन जो है वो कांस्टेंट रीजन होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो बाहर वाला है ये वेरिएबल रीजन है, बाकी सारा ही कांस्टेंट रीजन है। और एक लाइट चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है, लेकिन हैवी चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन होता है और 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं, CH1, CH2 और CH3। वेरिएबल रीजन के ऊपर आकर हमारे पास एंटीजन आके अटैच होती है और जो कांस्टेंट रीजन है वहाँ पर हमारे पास मैक्रोफेजेस और कंपोनेंट ऑफ कम्प्लीमेंट्री सिस्टम आके अटैच होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये जो हमारे पास CH2 रीजन है यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कम्प्लीमेंट्री सिस्टम आके अटैच होंगे और ये जो रीजन है इंटरमीडिएट बिटवीन CH2 एंड CH3, यहाँ पर मैक्रोफेजेस आके अटैच होंगे और इसके अलावा प्रोटीन A जो कि बैक्टीरियल वायरुलेंस फैक्टर है वो आके यहाँ पे अटैच होगा। ये हमारे पास लिखा हुआ है कि CH2 रीजन के ऊपर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कम्प्लीमेंट्री सिस्टम आके अटैच होंगे और जो रीजन इंटरमीडिएट बिटवीन CH2 एंड CH3 है वो मैक्रोफेजेस और प्रोटीन A के साथ जाकर बाइंड करेगा। अब हम बी सेल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि एक जीन जो है एक ही प्रोटीन को बनाती है, लेकिन सवाल हमारे पास ये है कि मिलियंस ऑफ बी सेल रिसेप्टर हैं लेकिन हमारे पास जीन तो बहुत थोड़े से हैं। इसकी क्या वजह है? इतने सारे रिसेप्टर कैसे बन गए? तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी कि जो जीन्स हैं वो आपस में रीअरेंज होके हमारे पास मुख्तलिफ तरह के बी सेल रिसेप्टर बनाती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्रोटीन के लिए हमारे पास सिर्फ 20 जीन्स हैं, 20 ही अमाइनो एसिड बनाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन है। तो वो कैसे बन गई हैं? वो भी इसी तरह ही बनी है कि जो जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो जीन्स हैं, वो आपस में रीअरेंज हुए हैं। रीअरेंज होने से हमारे पास वो मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशन बन गए। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी किस वजह से बनती है। ये हमारे पास वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी चेन है, ये हमारे पास V, D और J जीन से मिलके बनता है और जो कांस्टेंट पोर्शन है वो C जीन से मिलके बनता है। हमारे पास टोटल जो जीन है V जीन 50 हैं, D जीन 25 हैं और J जीन जो है 6 हैं। ये आपस में ही इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं और हमारे पास डिफरेंट तरह के रिसेप्टर बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है बी सेल्स का DNA है। इसके अंदर हमारे पास 50 V जीन्स होंगे, 25 D जीन्स होंगे और 6 J जीन्स होंगे और हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं C जीन्स भी होंगे। VDJ जीन जो है वो हमारे पास वेरिएबल पोर्शन बनाते हैं हैवी चेन का, जो C जीन है वो कांस्टेंट पोर्शन बनाते हैं। जब हमारे पास मैसेंजर RNA बन रहा होता है तब ही ये हमारे पास सॉर्टिंग हो जाती है, तब ही ये रिकॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जब मैसेंजर RNA बन जाता है तो उसके अंदर एक ही V कंपोनेंट होगा, एक ही J कंपोनेंट होगा और एक ही D कंपोनेंट होगा। ये तीनों मिलके वेरिएबल पोर्शन बनाएंगे और C वाला जो है ये मिलके कांस्टेंट पोर्शन बनाएगा हैवी चेन का। सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ? सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन में ये हुआ कि जो VDJ जीन हैं उनके सेगमेंट आपस में रिकम्बाइन हुए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशन बना दिए हैं
और ये सब जो है ये बी सेल के डेवलपमेंट के दौरान ही हो जाता है। जब बोन मैरो के अंदर बी सेल डेवलप हो रहे होते हैं ये तब ही हो जाता है। अब हम बात करते हैं बी सेल एक्टिवेशन की। बी सेल जो है दो तरह से एक्टिव हो सकते हैं, एक तो है टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन है और एक है टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन है। जो टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन है, हमें पता है कि हमने अगर टी सेल्स को एक्टिव करना होता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो भी खास तरह के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, उसके अंदर बी सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं और डेंड्रिटिक सेल्स आ जाते हैं। ये तीन तरह के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये जाके एंटीजन को इंगल्फ करेंगे, उसको तोड़ेंगे पेप्टाइड्स के अंदर और वो पेप्टाइड जाकर एमएससी क्लास 2 के ज़रिए अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे, तब जाके टी सेल एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स प्रोटीन। अगर हमारे पास एंटीजन प्रोटीन नेचर का होगा तब तो हमारे पास टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होगी। अगर हमारे पास प्रोटीन नेचर का एंटीजन नहीं होगा तब हमारे पास टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन होगी। अब हम टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन देख लेते हैं। टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन के लिए दो सिग्नल चाहिए होते हैं। पहला सिग्नल क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए रिसेप्टर की, दूसरा सिग्नल ये है कि टी सेल खुद बाइंड होने चाहिए। लेकिन टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में सिर्फ हमारे पास क्रॉस लिंकिंग ही काफ़ी होती है। क्रॉस लिंकिंग किस तरह होती है? 20 सेल के बाहर ना बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, इसी तरह ना बहुत सारे रिसेप्टर बाहर निकले होंगे इसके, और वो रिसेप्टर पैथोजन के बाहर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो वो आपस में जो है क्लोज हो जाते हैं। ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है आपस में, लेकिन यहाँ पर जाके वो क्लोज हो गए हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। दूसरा सिग्नल ये है कि टी सेल बाइंड होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही टी सेल डिपेंडेंट है, तो टी सेल बाइंडिंग भी ज़रूरी है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। तो टी सेल्स किस तरह बाइंड होते हैं? उसके लिए उसके 3 सिग्नल चाहिए होते हैं। बी सेल जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करते हैं, एंटीजन को इंगल्फ करेंगे, उसको जो है अपनी सरफेस के ऊपर एमएससी क्लास 2 के ज़रिए प्रेजेंट करेंगे। टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा और एक्टिव हो जाएगा। दूसरा ये है CD40 सरफेस मार्कर होता है बी सेल्स की सरफेस के ऊपर, और टी सेल्स के बाहर CD40 लाइगेंड होता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फॉर क्लास स्विचिंग। इसी तरह बी सेल के बाहर एक मार्कर होता है B7 और टी सेल्स के बाहर मार्कर होता है CD28, और इनके कम्बिनेशन से हमारे पास टी सेल एक्टिव होते हैं और टी सेल साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। इसके अंदर देखें, ये हमारे पास टी सेल है, ये हमारे पास बी सेल है। टी सेल्स जो है सबसे पहले एमएससी क्लास 2 के ज़रिए एक एंटीजन प्रेजेंट हुई है, उसको अपने रिसेप्टर से आइडेंटिफाई कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। जब ये रिकॉग्नाइज कर रहेगा तो टी सेल एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह बी सेल्स के बाहर एक मार्कर होता है CD40, तो ये मार्कर को रिकॉग्नाइज करता है CD40 लाइगेंड जो टी सेल्स के बाहर होता है। इसी तरह बी सेल के बाहर B7 एक मार्कर होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टी सेल के बाहर CD28 होता है। अब इनकी इंपॉर्टेंस पे देख लेते हैं। जब CD40 और CD40 लाइगेंड आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फॉर क्लास स्विचिंग। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्लास स्विचिंग क्या होती है। इसके अलावा जब B7 और CD28 आपस में कंबाइन होते हैं तो ये सेल्स को एक्टिव कर देते हैं और टी सेल जो है साइटोकाइन की प्रोडक्शन करवा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बी सेल ही हमारे पास हमेशा एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, ये काम जो है मैक्रोफेजेस भी कर सकते हैं। मैक्रोफेजेस एंटीजन को एमएससी क्लास 2 के जरिए प्रेजेंट करेंगे और उसको टी सेल रिसेप्टर आइडेंटिफाई कर लेगा। इसी तरह मैक्रोफेज ही B7 मार्कर रखते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टी सेल्स के पास CD28 है। लेकिन इंटरेक्शन बिटवीन CD40 एंड CD40 लाइगेंड इज प्योरली बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। सो यहाँ तक हमने टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन को डिस्कस कर लिया। इसको एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए हमारे पास 2 सिग्नल चाहिए होते हैं। पहला सिग्नल क्या है कि रिसेप्टर क्रॉस लिंक हो जाए, दूसरा सिग्नल क्या है कि टी सेल हमारे पास बाइंड हो जाए इसके साथ। क्रॉस लिंकिंग किस तरह होती है? क्रॉस लिंकिंग इस तरह होती है कि पैथोजन के बाहर एंटीजन होती है, उनको बी सेल्स के रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं और आपस में जो है क्रॉस लिंक हो जाते हैं। और टी सेल बाइंडिंग किस तरह होती है? टी सेल बाइंडिंग एक तो होती है एमएससी क्लास 2 के ज़रिए, जब एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे तो टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि बी सेल्स के बाहर CD40 मार्कर होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टी सेल के बाहर CD40 लाइगेंड होता है और ये सिग्नल प्रोवाइड करता है फॉर क्लास स्विचिंग। इसी तरह बी सेल्स के बाहर B7 एक मार्कर होता है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टी सेल्स के बाहर CD28 मार्कर होता है और ये सिग्नल प्रोवाइड करता है साइटोकाइन प्रोडक्शन बाय टी सेल्स। अब हम टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन को देख लेते हैं। सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन के लिए हमें सिर्फ एक ही सिग्नल चाहिए होता है और वो क्या है कि क्रॉस लिंकिंग हो जाए।
लेकिन टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये है कि टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन हमारे पास प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के जो एंटीजन्स होंगे उसके लिए होगी, और टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन हमारे पास पॉलीसेकेराइड नेचर के या किसी और नेचर के नॉन प्रोटीन एंटीजन के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पर जब बी सेल पैथोजन की एंटीजन को रिकोगनाइज करेंगे तो वो डायरेक्ट ही एक्टिव हो जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग होगी और बी सेल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब ये पाथवे एक्टिव होगा, जब बी सेल एक्टिव हो जाएंगे तो एक वीकर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे, और उस वीकर रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ IgM एंटीबॉडी जो है इन्वॉल्व होती हैं, और इनका कोई मेमोरी प्रोसेस भी नहीं होता। मतलब अगर वो एंटीजन दोबारा बॉडी के अंदर आ जाए तो इनकी कोई मेमोरी नहीं होगी कि वो उस एंटीजन के खिलाफ फास्ट और सवेर रिएक्शन परफॉर्म कर सकें। वो वैसा ही रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जब वो एंटीजन पहली दफ़ा बॉडी के अंदर आया था। अब हम टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन का ना डिफरेंस देख लेते हैं। टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन तब होगी जब हमारे पास एंटीजन प्रोटीन नेचर का होगा, और अगर प्रोटीन नेचर का नहीं होगा तो वो टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन होगी। जो टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होती है वो हमारे पास सवेयर किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में वीकर रिस्पॉन्स होता है। सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन में क्लास स्विचिंग होती है। क्लास स्विचिंग किस तरह हो रही थी? CD40 जब CD40 लिगैंड के साथ बाइंड करेगा तो वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा क्लास स्विचिंग के लिए, लेकिन टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में हमारे पास सिर्फ IgM एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, और टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन के अंदर मेमोरी प्रोसेस होता है, लेकिन टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन में कोई मेमोरी प्रोसेस नहीं होता। अब टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन की एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है। जब हम एक बंदे को वैक्सीन लगाते हैं, या तो वैक्सीन वो पॉलीसेकेराइड नेचर की हो सकती है या पेप्टाइड नेचर की हो सकती है। अगर हमने एक बंदे को पॉलीसेकेराइड नेचर की वैक्सीन लगाई है, हमने उसकी बॉडी के अंदर पॉलीसेकेराइड एंटीजन को इंसर्ट किया है, तब जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो टी सेल्स को एक्टिव नहीं करेंगे। जब टी सेल एक्टिव नहीं होंगे तो 20 मेमोरी सेल जो हैं वो भी नहीं बनेंगे, तो वो एक वीक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा और वो फ्यूचर में वीक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अगर हमने उसी वैक्सीन को, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन को पेप्टाइड एंटीजन के साथ कॉन्जुगेट कर दिया है, तो इसके अंदर क्या होगा कि टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन भी होगी, तो बी सेल उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और फ़ायदा ये होगा कि पेप्टाइड एंटीजन की वजह से टी सेल एक्टिव हो जाएंगे, तो टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन भी हो जाएगी। तो बी सेल जो है दोनों तरीक़ों से एक्टिव हो जाएंगे। टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन से भी एक्टिव हो गए हैं और टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन से भी एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कुछ वैक्सीन होती हैं जैसे कि H इन्फ्लुएंजा टाइप B की वैक्सीन है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है, सटेफ नमूने की वैक्सीन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पेप्टाइड एंटीजन वाली वैक्सीन को साथ ऐड कर देते हैं। जैसे डिफ्थेरिया की वैक्सीन, वो हमारे पास पेप्टाइड एंटीजन है। इसी तरह टेटनस की वैक्सीन, वो हमारे पास पेप्टाइड एंटीजन है। तो हम उस वैक्सीन के अंदर इन एंटीजन को भी डाल देते हैं, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास बी सेल जो हैं दोनों तरीक़ों से एक्टिव हो जाते हैं। टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन भी हो जाती है, टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि बी सेल की सरफेस के ऊपर कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। 3 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बी सेल्स के बाहर CD40 मार्कर होता है, MSC क्लास 2 होती है और B7 होता है, और ये CD40 जो है वो CD40 लिगैंड के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी तरह MSC क्लास 2 जो है वो T सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, और B7 मार्कर जो है CD28 के साथ बाइंड होता है। कुछ और मार्कर्स भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं कि CD19 सारे ही बी सेल्स के ऊपर मौजूद होगा, लेकिन जो CD20 है कुछ के ऊपर, मोस्टली जो है बी सेल्स के ऊपर मौजूद हो, लेकिन प्लाज्मा सेल के ऊपर ये मौजूद नहीं होगा। और CD21 जो है ये हमारे पास रिसेप्टर है फॉर द कम्प्लीमेंट पाथवे। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय EB वायरस टू गेन एंट्री टू बी सेल्स। एंटीबॉडी क्लासेस की बात करते हैं। जो एंटीबॉडी की क्लास है ना, वो डिटरमाइन होती है बाय द FC पोर्शन। FC पोर्शन कौन से वाला होता है? FC पोर्शन ये नीचे वाला FC पोर्शन है। ऊपर वाला जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट वाला, वो FAB पोर्शन है। जो कांस्टेंट रीजन वाला पोर्शन है वो हमारे पास FC पोर्शन होता है। तो FC पोर्शन से क्लास डिटरमाइन होती है। हमारे पास एंटीबॉडीज़ की बहुत सारी क्लासेस हैं। IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgE, IgG, IgD, IgM, इतनी सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये हमारे पास सारी क्लासेस हैं। एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन जो है कि वो ऑप्सोनाइजेशन करती हैं। एक हमारे पास पैथोजन आया है तो जाकर एंटीबॉडी उसके साथ जाकर बाइंड हो जाएंगी। जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएंगी तो वो सिग्नल प्रोवाइड करेंगी हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को, न्यूट्रोफिल्स को, मैक्रोफेजेस को कि यहाँ पर एक फॉरेन बॉडी है, इसको आके इंगल्फ करो, उसको फैगोसाइटोसिस करवा देंगी।
दूसरा फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि पैथोजन जो है वो जाकर होस्ट सेल्स के साथ बाइंड होता है, होस्ट सेल्स की सरफेस के साथ बाइंड होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं क्या करती हैं, उसकी इस एबिलिटी को ब्लॉक कर देती हैं, वो बॉडी के साथ बाइंड हो ही नहीं सकता। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि कंप्लीमेंट को एक्टिव करती होती हैं। ऑप्सोनाइजेशन का ना थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है कि अगर ये हमारे पास एक फॉरेन बॉडी है तो क्या होता है, जो FAB पोर्शन है वो जाकर इसकी सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा और FC पोर्शन जो है वो फ्री होता है। FC पोर्शन जो है सिग्नल प्रोवाइड करता है मैक्रोफेजिस को, न्यूट्रोफिल्स को कि यहाँ पर आके फैगोसाइटोसिस करो, ये बॉडी जो है एक फॉरेन बॉडी है। लेकिन हमारे पास एक वायरलेस फैक्टर है स्टेफ ऑरियस का, उसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज का जो FC पोर्शन होता है वो जाकर उसकी सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। नॉर्मली तो ये होता है कि FAB पोर्शन अटैच होता है सरफेस के साथ और FC पोर्शन फ्री होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि FC पोर्शन जाके अटैच हो जाता है और FB पोर्शन जो है वो फ्री हो जाता है। अब ये बॉडी जो है ऑप्शनाइज नहीं हो पा रही। इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं स्टेफ ऑरियस और वो अपने आप को जो है ऑप्शनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस से बचा लेते हैं। ना ही कम्प्लीमेंट एक्टिव होता है, ना ही फैगोसाइटोसिस होती है और वो हमारे पास बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।